रुशाली के साथ सावित्री जितनी खड़ूस थी इतनी ही अच्छी माँ भी थी। वो हमेशा अपनी बहू रुशाली से चिढ़ा करती और अपनी बेटी पर बहुत प्यार लुटाती। फिर एक दिन फोन बजता है। हेलो पलक बिटिया, कैसी हो? और बनारस में तो गर्मी पड़ रही होगी ना? यहाँ दिल्ली में तो बहुत गर्मी है। अच्छा, बच्चों की छुट्टियाँ पड़ रही हैं। एक काम कर, इस बार तो 1 महीने के लिए यहाँ रहने आ जा। कब से तेरा आना नहीं हुआ है। और क्या चल रहा है? सब ठीक तो है ना? अच्छा चल ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। माजी, वो माजी का फोन आया था। कुछ दिन छुट्टियों में रहने के लिए वो बुला रही हैं। वो क्या है ना, भाभी भी अपने मायके गई हुई है तो मम्मी घर में अकेली है। उन्होंने कहा है कि मैं और बच्चे चले जाएंगे तो उनका मन लग जाएगा। बस छुट्टियाँ शुरू हुई नहीं कि मायके जाने का राग अलापना शुरू कर दिया तूने। अरे तुझे पता है ना, पलक बच्चों के साथ छुट्टियों में रहने के लिए आने वाली है। अब मैं अकेले तो सारा काम करूँगी नहीं। और पलक कोई नौकरानी थोड़ी है, इस घर की बेटी है। बेटी उसे घर के कामों में लगाने के लिए नहीं बुला रही। तो बड़ी चालाक है। ननद के बहाने छुट्टियों में अपने मायके आराम करना जाना चाहती है ताकि पलक यहाँ सारा काम समेट ले। अरे हर्ष तो ऑफिस जाता है, तेरे ससुर जी दुकान जाते हैं। पता है ना, सुबह नाश्ता और रोटी पैक करना होता है। और ना भाई ना, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। आखिर में ये कैसे देखूंगी? 1 दिन के लिए जाना है तो हुआ। पर माँ जी, आखिरी की छुट्टियों में तो बच्चों को ट्यूशन शुरू हो जाएंगे, इसीलिए जाना ही नहीं हो पाएगा। सावित्री रुशाली की बात पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद, अरे सावित्री, ये एसी की सर्विस करने वाला आ गया है। रुशाली, अरे ओ रुशाली, अपने कमरे का दरवाजा खोल दे, तेरे कमरे का एसी सर्विस होगा। पलक और बच्चे कल सुबह दिल्ली पहुँच जाएंगे। तुम बाहर ड्राइंग रूम में अपना बिस्तर रख लो, यही कुछ दिन जमीन पर सोने का प्रबंध कर लेना। सावित्री, मैं सोच रहा था एक एसी और ले लेते हैं। यहाँ ड्राइंग रूम में इतनी गर्मी में भला पंखे की हवा में, और कूलर भी पुराना है। अरे चुप रहो जी, बिजली का बिल कौन भरेगा जब घर में 2 एसी चलेंगे? तो इतने दिनों में लड़की आ रही है, उसे भी तो तुम नजर लगा दो। रुशाली और बच्चे ड्राइंग रूम का कूलर चला लेंगे। मैं जानती हूँ हर्ष इस बात को समझ जाएगा। फालतू खर्चा कम किया करो। अगले दिन पलक अपने बच्चों के साथ अपने मायके में रहने के लिए आ जाती है। पलक के बच्चे बहुत शरारती थे। वो अक्सर अपने मामा हर्ष की बेटी को परेशान किया करते। मम्मी, चिंकी ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। कोई बात नहीं बेटा, गलती से टूट गई होगी। चिंकी भी तो तुम्हारी छोटी बहन है, मैं तुम्हें दूसरी गुड़िया ला दूंगी। मामी, मुझे मैंगो शेक पीना है। मुझे भी मैंगो शेक पीना है। मम्मी, मुझे मैंगो शेक नहीं पीना, मुझे मैंगो खाना है। मामी, मुझे मैंगो शेक रहने दो, मुझे भी मैंगो ही दे दो, मुझे भी मैंगो ही खाना है। मम्मी जी, बच्चे मैंगो मांग रहे हैं, फ्रिज में बस एक ही मैंगो रखा है। मैं सोच रही हूँ पापा जी को कॉल कर देती हूँ और शाम को वो दुकान से आते वक्त और मैंगो ले आएंगे। अरे एक रखा तो है, उसी में से आधा गोलू और आधा चिंकी को दे दे मैंगो शेक बनाकर, और अपनी निधि तो बाद में खाती रहेगी। रुशाली ने अपनी बेटी का मन मारते हुए ननद के बच्चों को मैंगो आधा आधा बांट दिया, चिंकी को मैंगो शेक बनाकर दिया और गोलू को आधा काट कर दे दिया। ये सब देखकर निधि का दिल खराब हो गया और फिर उसे रुशाली ने समझाया, तुम ऐसे अपना मन मत मारा करो। शाम को दादाजी आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए और मैंगो मंगवा दूंगी। जब हम बुआ के घर जाते हैं तो वो भी तो हमें बहुत कुछ खिलाती है ना। ऐसे में मैंने भी चिंकी और गोलू को दिया है। तभी कमरे से आवाज आती है, अरे भाभी, कमरे का एसी खोल दो, बाहर तो बहुत गर्मी है। माँ आओ ना, तुम्हारा गोपी बहू वाला साथ निभाना साथिया लगा दिया है। रुशाली आकर एसी चला देती है। भाभी, एक गिलास ठंडा शरबत बना दो, बहुत मन कर रहा है। बाबूजी रात को तरबूज लाए थे, वो भी काट के फ्रिज में रखे हैं, थोड़ी देर में खा लूंगी। और माँ, मैं सोच रही थी रात को खाने के लिए भरवा टिंडे, और भाभी सूखे करेले, और भाभी आलू प्याज डाल देना करेले में, और बच्चे ना आलू छाट छाट कर शौक से खाते हैं। अरे चिंता मत कर, आलू थोड़े ज्यादा डलवा दूंगी। रुशाली सुन लिया ना, जा जाकर रात के खाने की तैयारी कर, पलक के लिए शरबत भी बना देना। भरी गर्मी की दोपहर लगी हुई थी और उसकी सास और ननद एसी की ठंडी हवा में बैठकर गप्पे लड़ाती हैं। आधी छुट्टियां बीत चुकी थी। वैशाली, तुम कहो तो मैं एसी ड्राइंग रूम में लगवा देता हूँ। तुम्हें और बच्चों को बहुत परेशानी होती है, यहाँ बहुत गर्मी है और कूलर की हवा भी तो गर्म है, कूलर पुराना हो गया है। अरे नहीं जी, पहले ही आपकी सैलरी से घर का इतना खर्चा हो जाता है और उधार पर रहने दो, थोड़ी दिनों की बात है। ननद जी चली जाएंगी तो कमरे
कमरे में एसी हमारे लिए लगा तो है, अगले साल देख लेंगे जब तक तुम्हारा हाथ भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले कुछ दिनों तक रुशाली ऐसे ही गर्मी में काम करती रही। रुशाली की ननद पलक काम में बिल्कुल भी मदद नहीं करती थी। जब खाना तैयार हो जाए तो खाने बैठ जाती। मजाल है जो एक ग्लास भी इधर से उधर उठा कर रखा हो। रुशाली पूरा दिन काम करती, ऊपर से गर्मी में ड्राइंग रूम का कूलर खराब हो गया। रुशाली और बच्चों को गर्मी में ही सोना पड़ा। रुशाली पूरे दिन की थकी हुई थी और रात को गर्मी में सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह रुशाली सबके लिए नाश्ता लेकर जा ही रही थी कि अचानक ही वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। माँ पापा जल्दी आओ, देखो रुशाली चक्कर खाकर बेहोश हो गई है। अरे सावित्री, तुझे आवाज आ रही है या नहीं? जल्दी आ। माँ, लगता है पापा आवाज लगा रहे हैं, जरा कमरे का दरवाजा खोल कर देखो। कमरे के दरवाजे बंद करके बैठी हुई हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? अरे रुशाली बेहोश हो गई है, जल्दी आओ। क्या बहू बेहोश हो गई? क्या भाभी बेहोश हो गई? सब लोग घबरा जाते हैं। हर्ष डॉक्टर को फोन करके घर बुलाता है। थकान और नींद पूरी न होने के कारण इनको चक्कर आ गया था। आगे से ध्यान रखिएगा इन सब बातों का, ठीक है? नहीं तो ये खतरनाक हो सकता है इनके लिए। अपने शरीर से उतना ही काम लीजिए जितना आपका शरीर बर्दाश्त कर सकता है, और रात में नींद भी अच्छी लेना जरूरी है। कम से कम 7-8 घंटे तो लेनी ही चाहिए। पानी आपको जरूर पीना है। जूस, फ्रूट और हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। ज्यादा गर्मी में धूप में नहीं घूमना चाहिए, ठीक है? थोड़े दिन आपको रेस्ट करना पड़ेगा, समझ गई? डॉक्टर की बातें सुनकर सावित्री और पलक को बहुत बुरा लगता है और दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने रुशाली के साथ बहुत गलत किया है। और सभी एक नया एसी लेकर आओ और ड्राइंग रूम में लगवा। रात को मेरी बहू रुशाली एसी में सोएगी ताकि उसे अच्छे से नींद आ सके। माँ, क्यों ना एक काम करते हैं, भाभी को कुछ दिनों के लिए उनके मायके भेज देते हैं। अपनी मम्मी के पास रहेंगी तो इनका मन भी खुश हो जाएगा। भाभी तो कह रही थी कि उनकी मम्मी अकेली है, उनके जाने से उनका अकेलापन दूर हो जाएगा और भाभी को भी थोड़ा चेंज मिलेगा। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। बहू, तुम कल ही अपनी मम्मी के घर चले जाओ, वहाँ थोड़ी दिन आराम से रहो, और हाँ, घर को मैं और पलक मिलकर संभाल लेंगे। अपनी सास और ननद का इतना मिलनसार व्यवहार देखकर रुशाली की आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं और वो अगले ही दिन अपने बच्चों के साथ अपनी मम्मी के रहने के लिए चली जाती है। पीछे से सावित्री और पलक दोनों ही पूरे घर को संभाल लेती हैं। सावित्री को एहसास हो गया था कि बहू और बेटी में फर्क करना कितना गलत है। अब पलक अपने घर आ सकती है तो रुशाली भी तो अपनी माँ के घर जा सकती है। साल में एक बार ही तो छुट्टियाँ होती हैं जब बेटियाँ अपने मायके में आराम कर सकती हैं। सोमवती की 2 बेटियां थी, विधि और निधि। जुड़वा होने के साथ साथ वो दोनों दिखने में भी एक जैसी थी और दोनों बहनों में बहुत प्यार था। निधि विधि के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उनकी माँ ने अकेले ही उन्हें पाला था। उनकी दादी उनके साथ उन्हीं के घर पर रहती थी, जिनका नाम कमला देवी था। वो अक्सर दोनों बहनों में फर्क नहीं कर पाती थी। निधि, तूने माँ को इंटरव्यू के बारे में नहीं बताया कि कैसा रहा तेरा इंटरव्यू? दीदी, मेरा इंटरव्यू आज है और मैं माँ को सरप्राइज देना चाहती हूँ। अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं माँ को बताऊंगी, अगर नहीं हुआ तो नहीं बताऊंगी। इससे उन्हें दुख भी नहीं होगा और आप मत बताना, ठीक है? नहीं बताऊंगी। विधि तो पहले से ही एक स्कूल में टीचर थी और निधि ने भी बैंक में नौकरी के लिए अप्लाई किया था, जिसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो बहुत खुश होती है। और फिर घर आकर, मामा, दीदी, कहाँ हो सब? क्या हुआ निधि, इतना शोर क्यों मचा रही हो? माँ, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया और अब मैं जॉब करूँगी और अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी कमला देवी आती है और निधि की बात सुनकर बोलती है, विधि बेटा, तू तो इतने अच्छे स्कूल में टीचर थी, तो फिर दूसरी जगह काम करने का क्या मतलब है? अरे दादी, मैं विधि नहीं निधि हूँ, कभी तो पहचान लिया करो, बचपन से देखा है आपने हमें। अरे एक तो तुम्हारी शक्लें एक जैसी हैं और तुम कपड़े भी एक जैसे पहन लेती हो, कोई कैसे बताए भला? क्यों दादी, माँ भी तो पहचान लेती है ना हमें। तभी वहाँ विधि आ जाती है और बोलती है, निधि, तुम जानती हो हम दोनों में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है जो दादी आज तक नहीं समझ पाई और माँ ने हमें पैदा किया है तो माँ अच्छे से जानती है। दोनों बहनें एक जैसी होने के कारण कोई भी उनमें फर्क नहीं कर पाता था, लेकिन उनकी माँ सोमवती समझ जाती थी कि दोनों में एक ही फर्क था। निधि हमेशा तेज और ज्यादा बोलने वाली मुंहफट लड़की और विधि बहुत नरम स्वभाव की और प्यार से बोलने वाली लड़की। ऐसे ही दिन बीतते और अब निधि और विधि दोनों ही जॉब करती हैं। विधि एक स्कूल में टीचर थी और निधि बैंक में जॉब करने लगी। और फिर एक दिन, निधि, विधि बेटा, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। जी माँ, बोलिए। हाँ माँ, बताओ क्या हुआ? तुम दोनों के लिए रिश्ता आया है। माँ, आप तो जानती है ना कि अभी हमें शादी नहीं करनी है। देखो बेटा, शादी तो सभी को करनी होती है और रिश्ता अच्छा है। तुम दोनों एक ही घर में जाओगी और मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है। माँ, आप
आप हमसे पूछे बिना रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर सकती हैं? आप तो जानते हैं हम दोनों बचपन से ही एक ही दिन शादी करना चाहती थी। बेटा, तुम्हारी दादी को भी ये रिश्ता बहुत पसंद है। मुझे भी तुम दोनों एक ही घर में जाओगी इस बात की तसल्ली रहेगी। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल भी रखोगी। ये बात तो ठीक है माँ, लेकिन अरे लेकिन क्या बेटा, परेशान मत हो। दोनों ही लड़के बहुत अच्छे हैं और परिवार भी अच्छा है। सोमवती के बहुत समझाने के बाद निधि विधि दोनों मान जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं और फिर उनकी शादी का दिन आता है और निधि विधि आज बहुत खुश थी क्योंकि उनके बचपन का सपना आज पूरा होने जा रहा था। दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारे बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। हाँ तुम सही कह रही हो, हम बचपन से ही चाहते थे कि हमारी शादी एक ही दिन हो, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारी शादी एक ही घर में होगी। निधि विधि तुम दोनों तैयार हो गई? जी माँ बस आ रहे हैं। माँ बताओ हम दोनों कैसे लग रहे हैं? मेरी दोनों बच्चियाँ परियां लग रही हैं। जल्दी चलो, तुम्हारी दादी भी बुला रही है। उन्होंने कहा है कि शादी की रस्मों से पहले दुर्गा माँ की पूजा करनी है। ठीक है माँ, हम दोनों अभी आते हैं। वैसे सब मेहमान आ गए? हाँ बेटा, सब मेहमान आ गए, तभी तो तुम्हारा इंतजार हो रहा है। पता नहीं ये आंचल, सुमन, राधिका कहाँ रह गई? निधि तूने राधिका को बुला लिया? तुझे पता है ना वो कितनी घमंडी है, बाकी सबको बुला लेती। मैं भी कुछ अपने खास दोस्तों को ही बुला पाई हूँ। दीदी क्या करती, जब से सुमन के घर गई तो वहीं राधिका मुझे मिल गई और वो जिद करने लगी कि मुझे भी शादी में बुलाओगी नहीं क्या? तो आप ही बताइए माँ, मैं कैसे ना बुलाती? अरे निधि विधि, तैयार नहीं हो गई हो क्या तुम अब तक? कोई बात नहीं, आ रही है तो आने दो। तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। देखो दादी भी बुला रही है, चलो जल्दी करो। आप चलिए, हम आ रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद दोनों बहनें नीचे आती हैं। दोनों ने लाल कलर के लहंगे पहने हुए थे जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उन्हें सब देखते रह गए। जैसे ही वो नीचे पहुँची तो वो देखती है कि उनकी सारी फ्रेंड्स में राधिका भी आई थी और तभी विधि बोलती है, मुझे पता था ये राधिका जरूर आएगी। मुझे तो इसे देखकर ही गुस्सा आने लगता है। अरे दीदी उस पर ध्यान मत दो, आज हमारे लिए इतना बड़ा दिन है, आप अपने खुशियों के दिन को ऐसे बर्बाद मत करो। कांग्रेचुलेशन विधि और निधि, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। सुना है तुम दोनों एक ही परिवार में जा रही हो? हाँ तुमने सही सुना है, हम दोनों एक ही परिवार में जा रही हैं। अरे दोनों बहनें आज के दिन कौन सी बातें करने लग गई? आओ इधर, दुर्गा माँ का आशीर्वाद ले लो। आओ आओ, दोनों आशीर्वाद ले लो। उसके बाद दोनों बहनें दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेती हैं। उन्हें देखकर राधिका के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। बहुत खुशी मना रही है ना ये निधि और विधि। इन्हें तो मैं बताऊंगी, ये विधि की बच्ची ने मुझे स्कूल से निकलवाया था ना, आज इसे मैं बताती हूँ। राधिका तो ऐसा सोच रही थी और वहाँ शादी की रस्में शुरू होने वाली होती है। जैसे ही वरमाला के लिए फूल मंगाए जाते हैं तो राधिका आगे बढ़कर खुद फूल लेने जाती है और वो फूलों में खुजली की दवाई मिलाकर लगा देती है और फिर वो फूल ले जाकर वरमाला के लिए देती है। लेकिन जैसे ही वरमाला की रस्म पूरी होती है तो निधि और विधि को कुछ नहीं होता। ये देखकर राधिका को बहुत हैरानी होती है। उन दोनों बहनों को कुछ नहीं हुआ, यही वो सोचने लगती है, मैंने तो खुजली की दवाई इतनी सारी डाली थी लेकिन कोई असर नहीं हो रहा, ये तो बहुत खुश है। राधिका को बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी उसे बच्चे के हाथ में वो खुजली की दवाई दिखती है जिससे उसे पता चलता है कि उसने जो दवाई डाली वो खुजली की नहीं बल्कि गंगा जल थे और खुजली की दवाई तो वो बच्चा ले गया था। वो समझ जाती है कि ये सब दुर्गा माँ की करनी है। फिर वो माफी मांगती है और मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है। हे दुर्गा माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे भक्त को चोट पहुँचाने की कोशिश की। आज के बाद मैं कभी भी किसी को चोट नहीं पहुँचाऊंगी। उसके बाद में वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है। शादी की रस्मों को बहुत एंजॉय करने लगती है। ये सब निधि विधि देखकर खुश होते हैं और वो भी अपनी शादी को फुल एंजॉय करते हैं और हंसी खुशी उन दोनों की शादी पूरी हो जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।